Hello everyone. I hope all of you are doing fine and very healthy. So as promised, हम अपनी नवंबर 20 की सीए इंटरमीडिएट की अमेंडमेंट क्लास के साथ आ गए हैं। जैसे ही हमारे जुलाई के अटेम्प्ट नवंबर के साथ मर्ज हुए थे, बहुत सारी क्वेरीज मुझे अमेंडमेंट्स के लिए आ रही थी। सो फाइनली वी आर हियर। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वन गुड न्यूज़ दैट द अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी लेस। अमेंडमेंट्स बहुत ही कम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हार्डली 3 से 4 पेजेस की हमारी अमेंडमेंट्स है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास। सर, इस क्लास में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको अमेंडमेंट्स के लिए कैसे गो थ्रू करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्राइमरली 4 पॉइंट्स है जो हम इस क्लास में फोकस एरिया रखने वाले हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये अमेंडमेंट्स हमारी है नवंबर 2020 अटेम्प्ट की। दैट इज, इस अमेंडमेंट क्लास में सर हम किस दिन तक के अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। सो एज पर इंस्टीट्यूट्स रूल, हमारे नवंबर अटेम्प्ट के लिए 30 अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। तो इस वाली अमेंडमेंट क्लास में मैं आपको सिर्फ नवंबर 20 की अमेंडमेंट्स करवाने वाला हूं। आई एम प्रिज्यूमिंग मे 20 अटेम्प्ट तक की अमेंडमेंट्स आपने पढ़ रखी हैं। तो एज पर आईसीएआई रूल, जो हमारा मे 20 अटेम्प्ट था, उसके अंदर हमारी 31 अक्टूबर 2019 तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इस दिन तक की सारी अमेंडमेंट्स पढ़ रखी हैं। इन केस अगर आपने ये वाली अमेंडमेंट्स कवर नहीं की हैं, तो हमारी प्रीवियस अमेंडमेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ही अपलोडेड है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। जो आगे की अमेंडमेंट्स है, दैट इज जो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। नवंबर 20 के लिए हमारी अमेंडमेंट्स कौन सी एप्लीकेबल होंगी सर? सो 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक की। तो ये वाली अमेंडमेंट्स हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट सर, ये वाली अमेंडमेंट सर किसके लिए एप्लीकेबल है? तो बड़ा एक यूनिक सी क्वेरीज मुझे कुछ बच्चों की आई कि सर, अगर हमारा जुलाई अटेम्प्ट था और इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारा जुलाई अटेम्प्ट अब नवंबर में मर्ज हुआ है, तो हमें क्या नवंबर तक की सारी अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी? तो भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली आपको सारी अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। तो जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर में है, चाहे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, चाहे जुलाई वाले अटेम्प्ट को नवंबर में मर्ज किया गया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आपके लिए नवंबर 20 की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाली है। सो उसमें बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहे। आप 30 अप्रैल 2020 तक की सारी अमेंडमेंट से अपडेटेड होने चाहिए। तीसरी बात सर, जैसा कि हमेशा हम अपनी अमेंडमेंट क्लास में अपने नोट्स यूज करते हैं, तो इस अमेंडमेंट क्लास के भी जो ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले नोट्स आपको सर कहां से मिल जाएंगे? तो ये वाले नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा होगा। आप वहां से जाकर ये वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास को आगे देखने से पहले यही सजेशन रहेगी कि आप इन नोट्स को डाउनलोड करें, उनका प्रिंट लें, देन इस अमेंडमेंट क्लास को गो थ्रू करें। आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। एंड लास्ट थिंग सर, जिस अमेंडमेंट क्लास में मैं एक एडिशनल नई चीज लेकर के आया हूँ, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी सर कि जुलाई अटेम्प्ट अब नवंबर के लिए मर्ज हुआ है। तो जो बच्चे नवंबर में अटेम्प्ट दे रहे थे वो तो हैं ही, जुलाई वाले बच्चे भी अब नवंबर के लिए मर्ज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टूडेंट्स का प्रेशर वहां पे ज्यादा रहेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक इंडिविजुअलाइज्ड लॉ एग्जाम लेने का प्लान कर रहा हूँ फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट। सर एग्जैक्टली ये क्या है, इसमें आप क्या करने वाले हो? तो पहले हम अपनी अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये इंडिविजुअलाइज्ड लॉ एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सो गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहली अमेंडमेंट सर जो हमारी आ रही है, वो आ रही है इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 2। तो बड़ी ही छोटी सी अमेंडमेंट है एंड वो अमेंडमेंट हमारी इनकॉर्पोरेशन रूल्स के अंदर है। लेट्स सी व्हाट इज दैट अमेंडमेंट। तो सर, इनकॉर्पोरेशन रूल में क्या चेंज आया? तो जो चेंज आया दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में, स्पेशली एमसीक्यू के स्टैंड पॉइंट से। तो जैसा कि हमने रूल 9 पढ़ा था, विच यूज टू डील विद नेम रिजर्वेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी भी कंपनी को अगर अपना नाम रिजर्व आज के दिन में कराना होता है या चेंज कराना होता है, तो उसके लिए कंपनी रन फैसिलिटी का इस्तेमाल करती है, रिजर्व यूनिक नेम की फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासेस में हमने सीखा था कि नाम रिजर्व करने के लिए आप रन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, या आप चाहें तो अपनी कंपनी का नाम स्पाइस के थ्रू भी रिजर्व करवा सकते थे। रन के थ्रू अगर आप नाम रिजर्व कराते थे तो 2 नाम रिजर्व करवा सकते थे आप, एंड स्पाइस के थ्रू आप सिर्फ एक ही नाम प्रपोज कर सकते थे। तो रन के थ्रू आपको 2 नाम प्रपोज करने का ऑप्शन होता था, स्पाइस के थ्रू एक। अब यहाँ पे आया एक सिग्निफिकेंट चेंज एंड रूल 9 को पूरा का पूरा बदल दिया गया है। एंड अब नया रूल 9 क्या कह रहा है सर, आपसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो रूल 9 कह रहा है, एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट mca.gov.in बाय यूजिंग द वेब सर्विस स्पाइस प्लस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक नया वेब सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया स्पाइस प्लस के नाम से। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये स्पाइस का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। बट जो बड़ा चेंज यहाँ पे है वो क्या है सर? आज के बाद अब अगर किसी भी कंपनी को अपना नाम रिजर्व करवाना है, आप एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं और आपको उसका नाम रिजर्व करवाना है, तो आज के दिन उसका नाम ना ही रन से रिजर्व होगा, ना ही स्पाइस से। अब स्पाइस को चेंज करके कर दिया गया है स्पाइस प्लस। तो आज के दिन एक नई कंपनी का नाम जब आप रिजर्व करवाएंगे, वो स्पाइस प्लस के थ्रू रिजर्व किया जाएगा। एग्जैक्टली स्पाइस प्लस है क्या, उस पर हम आएंगे, बट जस्ट ध्यान रखिएगा, रन को अब यहां से हटा दिया गया है कि किसी भी कंपनी को अगर अपना नया नाम रखना है, नया नाम रिजर्व करवाना है, रन की जगह आज के बाद वो रिजर्व होगा स्पाइस प्लस के थ्रू।
बट हाँ सर, क्या रन पूरी तरह रिडंडेंट हो गया है? तो द आंसर इज नो। रन फैसिलिटी का इस्तेमाल आज भी हम करेंगे, एंड कहां पे करेंगे? इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम। तो पेपर में आपको क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। अगर एक नई कंपनी अपना नाम रिजर्व करवा रही है तो उसके लिए हम स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई कंपनी नाम चेंज करना चाह रही है का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट हमारा जो नाम रिजर्व या नेम रिजर्वेशन का काम है वो रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर देखेगा, एंड वही रीसबमिशन का पीरियड है 15 डेज का। तो बाकी बातें सेम है, बस जो मेजर चेंज आया वो यही है कि रन को हटा के अब स्पाइस प्लस लाया गया फॉर नेम रिजर्वेशन। पर चेंज ऑफ नेम के लिए ध्यान रखिएगा, आज भी रन फैसिलिटी का ही इस्तेमाल किया जाता है। एंड सिमिलर चेंज आपका आगे वाले रूल्स में आया, दैट इज जिन भी रूल्स में जहां जहां पर भी वर्ड स्पाइस का इस्तेमाल किया गया था, उस स्पाइस को हटा के अब क्या वर्ड आ गया? स्पाइस प्लस। एंड जो स्पाइस का अपना रूल था, दैट इज रूल 38, वहां पे भी जहां जहां आपका वर्ड स्पाइस आ रहा था, स्पाइस को हटा के क्या कर दिया गया? स्पाइस प्लस। तो सर ऐसा ही क्या चेंज आ गया स्पाइस प्लस में? तो इवन तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहले जो स्पाइस आपका होता था, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में या आपकी नेम रिजर्वेशन में या डिन ऑब्टेन करने में मल्टीपल चीजों में आपकी मदद करता था, वो बकायदा एक पीडीएफ फॉर्म होता था जिसे आप फिल करके आरओसी के पास सबमिट करते थे। पर अब एमसीए ने क्या किया है, उस पीडीएफ फॉर्म को हटाकर एक वेब सर्विस ले आए हैं, वो स्पाइस प्लस के नाम से। लेट मी शो यू एक बार दैट सर्विस। तो अगर हम एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, एमसीए सर्विसेज में, हियर यू कैन सी स्पाइस प्लस। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, लेट मी लॉग इन फर्स्ट। चलिए, तो ये एमसीए की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहां पे अगर हम स्पाइस प्लस की सर्विस पे जाएंगे, तो एज यू कैन सी, पहले जब हम स्पाइस पे जाते थे वहां पे हमारा एक फॉर्म डाउनलोड होता था जो हमने क्लास में देखा था। पर स्पाइस प्लस कोई फॉर्म नहीं है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको वेब पे रहते हुए, दैट इज इंटरनेट पे रहते हुए ही अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। तो ये हमारा स्पाइस प्लस है, जहां पे आप एक नई कंपनी को कराते हैं इनकॉर्पोरेट, एंड ये आगे आपका नेम रिजर्वेशन। तो स्पाइस प्लस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दिस इज पार्ट ए, जहां पे आप अपनी कंपनी की डिटेल्स भरते हैं। एंड अगर आपके मन में डाउट था कि सर स्पाइस प्लस के थ्रू हम कितने नाम प्रपोज कर सकते हैं, तो वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि स्पाइस प्लस के थ्रू आप 2 नाम प्रपोज कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज कि नेम रिजर्वेशन के लिए रन को हटाकर अब लाया गया है स्पाइस प्लस। चलिए, एंड इसी से जुड़ा हुआ एक और चेंज आया है रूल 38A में। सर रूल 38A किस चीज का था, एक बार मैं याद दिला दूं। तो रूल 38A आपका अजाइल से डील करता था। तो हमारी बुक में एक रूल 38 था, बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्म आया था, अजाइल फॉर्म, कि जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो स्पाइस के साथ आपको ये अजाइल फॉर्म फाइल करना होता था। और इस अजाइल फॉर्म से क्या होता था, आप कंपनी का जीएसटिन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ये 3 चीजें कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही ले पाते थे। तो ये आपका लास्ट ईयर 2019 में ये वाला फैसिलिटी आया था कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही ये तीनों नंबर्स कंपनी के ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या चेंज आया सर, तो अजाइल को भी कर दिया गया है थोड़ा सा एडवांस, एंड अजाइल का भी नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, अजाइल प्रो। सर इसमें चेंज क्या है, तो उन 3 चीजों के साथ साथ अब आप 2 चीजें और ऑब्टेन करेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय। फर्स्ट इज आपका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, एंड नेक्स्ट इज आपका ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो पहले तो आप अजाइल से क्या क्या ऑब्टेन करते थे, आप कंपनी का प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी एंड जीएसटी ये ऑब्टेन करते थे। पर उसके साथ साथ आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही एमसीए की वेबसाइट के जरिए ही ओपन करा दिया जाएगा। एंड लाइकवाइज आप अपनी कंपनी का प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेंगे। सर ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ उन कंपनीज में एप्लीकेबल है जो कहां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर कोई कंपनी इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इनकॉर्पोरेट होती है तो वहां पे ये वाला रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये आपका अजाइल प्रो एक एडवांस फॉर्म आ गया। एंड अच्छी बात क्या है सर, अजाइल प्रो का भी आज के बाद कोई अलग फॉर्म नहीं है। जो आप स्पाइस प्लस इस वेब सर्विस पे जाएंगे, जब आप इसका पार्ट बी भरेंगे, उसी के साथ इस अजाइल प्रो की एप्लीकेशन को मर्ज कर दिया गया है। तो अलग से आपको कोई फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में व्हेन विल बी फिलिंग अप पार्ट बी, वहीं पे अजाइल प्रो की सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना बड़ा आसान बनाया जा रहा है। एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही आप सारी चीजें मर्ज कर पा रहे हैं, जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक छोटा सा चेंज आया आपके इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में। यहाँ पे जो याद रखने लायक बात हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है। आप प्लीज, बुक में क्वेश्चंस भी होंगे इसके एमसीक्यू, एंड कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे जहां हम बार बार सीखते थे कि नेम रिजर्वेशन रन से होगा। प्लीज उसको याद रखिएगा कि आज के बाद नेम रिजर्वेशन स्पाइस प्लस से होगा। चलिए, कमिंग डाउन टू द सेकंड अमेंडमेंट। तो सर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई थी इन दी वेक ऑफ कोविड-19। एक क्लैरिफिकेशन एमसीए लेकर के आया था उन कंपनीज के लिए जिनकी एजीएम अभी होनी थी, पर एजीएम सर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर। सर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है सर, हमने तो सीखा था सर 31 मार्च को एंड होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है,
ये क्लैरिफिकेशन उन कंपनीज के लिए आई है जिनकी एजीएम होनी थी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो सर व्हाट इज दिस? तो गाइज आपको याद होगा, लेट मी शो यू एज वेल ऑन माय स्क्रीन, कि सर वैसे तो एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को ही खत्म होता है, पर कुछ कंपनीज के पास होता था एक ऑप्शन। तो आया हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 41 जहां पे हमने फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, और ये सेक्शन बोलता था सर कि वैसे तो एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, पर अगर एक कंपनी चाहे तो वो कुछ केसेस में एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकती है। कौन सी कंपनीज होती है सर? अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी हो किसी भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के लिए, तो कंसोलिडेशन के पर्पज के लिए आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर इंडिया में फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाली क्लैरिफिकेशन उन्हीं कंपनीज के लिए आ रही है जो एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं। एंड कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जो खत्म होगा 31 दिसंबर को। तो यहां पे क्लैरिफिकेशन क्या आई सर? तो क्लैरिफिकेशन सिंपल सी आई सर, जिन भी कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर सपोज 31 दिसंबर 2019 को खत्म हुआ था, तो एज पर सेक्शन 96 किसी भी कंपनी को अपनी एजीएम कंप्लीट करने की एक टाइम लिमिट क्या आती थी सर? हमारी 3 टाइम लिमिट्स होती थी, पर सबसे इंपॉर्टेंट वन क्या आती थी? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जिस भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है, उसे अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपनी एजीएम होल्ड करनी होती थी। और 6 महीने अगर हम काउंट करते तो ये काउंट कहां तक होते सर? हमारे 30 जून 2020 तक। तो इन कंपनीज ने डिफिकल्टी फेस करी ड्यू टू लॉकडाउन। तो मार्च में हमारा लॉकडाउन हो गया था और काफी लंबा वो लॉकडाउन चला, तो इन कंपनीज को एक दिक्कत आई सर कि लॉकडाउन हो गया तो अब हम अपनी एजीएम कैसे कंडक्ट करेंगे। तो एमसीए ने इन कंपनीज को एक छोटा सा रिलीफ देकर के क्या कहा कि कंपनीज, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, तो अब जो आप अपनी एजीएम कर सकते हो वो इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स आप 9 मंथ्स तक कंडक्ट कर पाएंगे। दैट इज कंपनीज का एक टाइमलाइन 6 महीने से बढ़ाकर कर दिया गया 9 मंथ्स। दैट इज अब कंपनीज अपनी एजीएम कर सकती हैं 30 सितंबर 2020। प्लीज इसे नॉर्मल टाइमलाइन से मिक्स मत करना। नॉर्मली एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, नॉर्मली कंपनी को अपनी एजीएम 30 सितंबर तक करनी रहती है। ये वाला पॉइंट उन कंपनीज पर एप्लीकेबल है जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 19 को बाई चांस एंड हो रहा है, उन्होंने परमिशन ले रखी है, तो उन्हें वैसे अपनी एजीएम करनी होती थी 30 जून तक, अब उन्हें टाइम दिया गया है 30 सितंबर तक का। तो एक छोटा सा चेंज आया रिगार्डिंग एजीएम। नेक्स्ट चेंज आ रहा है सर इन दी सेक्शन ऑफ सीएसआर। थोड़ा सा मैं इसको इंपॉर्टेंट चेंज कहूंगा, बात तो सिंपल सी है कि सर सीएसआर का होता था एक शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 आपको वो सारी एक्टिविटीज बताता है जहां पे आप सीएसआर का खर्चा कर सकते हैं। तो जो भी कंपनी सीएसआर में कवर्ड है वो किन किन एरियाज में सीएसआर का खर्चा करेंगी, वो शेड्यूल 7 में कवर्ड है। तो शेड्यूल 7 में एक और क्लॉज यहां पे ऐड किया गया, क्या? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर कोई कंपनी डोनेशन वगैरह दे रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, तो वो भी हमारा सीएसआर के अंदर अब काउंट हो जाएगा। तो शेड्यूल 7 में क्लॉज 9 में एक और वर्ड ऐड कर दिया गया हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक छोटा सा चेंज है, बट द मोर इंपॉर्टेंट चेंज इज दिस कि सर अगर किसी कंपनी ने कोविड 19 से फाइट करने के लिए कोई खर्चा किया, तो क्या वो सीएसआर के अंदर काउंट होगा? दैट इज, अगर आपने कोविड 19 पे कोई खर्चा किया है तो क्या कंपनी आप उसे सीएसआर में काउंट कर सकते हैं? तो एमसीए ने उस चीज को क्लैरिफाई किया और बिल्कुल कहा सर, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड्स फॉर कोविड 19 इज एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी। तो बिल्कुल अगर कोई कंपनी कोविड 19 से फाइट करने के लिए कोई खर्चा कर रही है, उसे सीएसआर के अंदर काउंट किया जाएगा। एंड सर सीएसआर में इसे कहां काउंट किया जाएगा? तो वो भी एमसीए ने क्लैरिफाई किया रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए कि जो आपका शेड्यूल 7 है उसके आइटम नंबर 1 एंड 12 में आप इसे काउंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शेड्यूल 7 दिखा देता हूं। तो ये हमारा शेड्यूल 7 था। तो एमसी कह रहे हैं सर बिल्कुल आपका कोविड 19 का खर्चा सीएसआर के लिए एलिजिबल है, एंड उसे आप इस पॉइंट नंबर 1, आइटम नंबर 1, दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, या आप इसे आइटम नंबर 12 दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके अंदर काउंट कर सकते हैं। तो सीएसआर पे किया गया खर्चा आपका बिल्कुल, सॉरी, कोविड 19 पे किया गया खर्चा आपका बिल्कुल सीएसआर में काउंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में इस पे सवाल आ सकता है, केस स्टडी बन के आ सकती है कि किसी कंपनी ने कोविड 19 को फाइट करने के लिए खर्चा किया है, तो बिल्कुल वो सीएसआर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा अमेंडमेंट आ रहा है हमारे अकाउंट्स रूल में, जहां पे बस एनबीएफसीज के लिए कुछ फॉर्म्स स्पेसिफाई किए गए कि जिस भी एनबीएफसी को इंड एएस कंप्लाई करना है, वो अपनी फाइलिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग इन फॉर्म्स में करेगी। फॉर्म एओसी फॉर एनबीएफसी, फॉर्म एओसी फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनबीएफसी। तो एक छोटा सा चेंज है बस रिगार्डिंग दी फॉर्म्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, दिस वन यू कैन स्किप। नेक्स्ट हमारी सर अमेंडमेंट आ रही है रिगार्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो सर हमने पढ़ा था कि 5 जून 2015 को काफी सारी 4 कैटेगरीज ऑफ कंपनी के लिए काफी सारी एग्जाम्पशंस आई थी, जिसमें आपकी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, सॉरी एंड सेक्शन 8 कंपनीज कवर की गई थी। तो उस नोटिफिकेशन में आज किया गया है एक चेंज, ध्यान रखिएगा वो नोटिफिकेशन आज भी इंटैक्ट है, बस उस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनी। क्या क्या चेंजेस है देख लेते हैं।
सबसे पहला चेंज सर आपका आ रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 45, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। तो सर सेक्शन 2 क्लॉज 45 हमारा किस चीज से, गवर्नमेंट कंपनी से। एक बार आपको सेक्शन 2 क्लॉज 45 पे लेके आते हैं। तो दिस यूज टू डील विद गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी हम किसे मानते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलके या उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच मिनिमम 51% ऑफ, यहां पे जो वर्ड्स आते थे इंपॉर्टेंट, पेड अप शेयर कैपिटल। एंड सर पेड अप शेयर कैपिटल में हमने समझा था कौन कौन सी कैपिटल को हम काउंट करते थे, इक्विटी भी काउंट होती थी, प्रेफरेंस भी काउंट होती थी, बिकॉज दोनों ही हमारी शेयर कैपिटल है। तो जहां 51% पेड अप कैपिटल सरकार होल्ड करती है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो सर यहां आया एक छोटा सा अमेंडमेंट बट क्वाइट सिग्निफिकेंट वन। तो ये कह रहा है सर आप गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एक एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में कर दीजिए इंसर्ट। और वो एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रही है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कॉन्स्टिट्यूड एज टोटल वोटिंग पावर where shares with differential voting rights have been issued। तो सर ये अमेंडमेंट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही है, तो दिस अमेंडमेंट वांट्स टू से सर कि अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रखे हैं, दैट इज अगर किसी कंपनी ने, गवर्नमेंट कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीपीसीएल का एग्जांपल लेता हूं, सपोज बीपीसीएल इज अ गवर्नमेंट कंपनी, अगर भारत पेट्रोलियम ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू किए हैं, तो एग्जाम्पशन अब कह रही है सर कि आप इस वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या पढ़ लेना, टोटल वोटिंग पावर। अगर मैं इस एग्जाम्पशन को सम अप करूं तो दो टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी ऐसी है जिसने डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं किए, उसने सिर्फ नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू किए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर उसने आज तक इशू नहीं किए। ऑन दी अदर हैंड सपोज एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसने डीवीआर वाले शेयर इशू किए हैं, एंड इसको गवर्नमेंट ना बोल के लेट्स अज्यूम इट्स जस्ट अ कंपनी, कि सपोज एक कंपनी है जिसने आज तक डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं किए और एक कंपनी है जिसने डीवीआर वाले शेयर इशू कर रखे हैं। तो अगर किसी कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं किए, अब वो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि उसकी मिनिमम 51% की पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो अगर किसी कंपनी में डीवीआर वाले शेयर नहीं है तो वहां पे उसको गवर्नमेंट है या नहीं, ये क्राइटेरिया चेक करने के लिए हम उसकी पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे। पर अगर किसी कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू कर रखे हैं, तो अब सरकार क्या कह रही है सर कि वो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, उसके लिए हम 51% की पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, 51% की टोटल वोटिंग पावर का क्राइटेरिया। तो आपको बड़ा ध्यान से देखना होगा, अगर किसी कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं किए हैं तो वहां पे 51% पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। पर अगर किसी कंपनी ने डीवीआर वाले शेयर इशू कर रखे हैं तो उस कंपनी को गवर्नमेंट बनाने के लिए हम क्या देखेंगे कि सरकार के पास कम से कम 51% की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो अगर सरकार के पास उस कंपनी की 51% की टोटल वोटिंग पावर है तो वो गवर्नमेंट होगी, वरना नहीं। एंड हमने क्लासेस में बार बार इस टोटल वोटिंग पावर को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी समअप करते हुए, टोटल वोटिंग पावर में हम सिर्फ कौन से शेयर्स देखते हैं, इक्विटी शेयर, पर कभी कभी प्रेफरेंस भी देख सकते हैं अगर प्रेफरेंस को वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं एज पर सेक्शन 47। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेफरेंस का 2 साल का डिविडेंड पे नहीं किया, तो अमूमन टोटल वोटिंग पावर में सिर्फ इक्विटी देखी जाती है, बट प्रेफरेंस भी कभी कभी आ सकती है। ध्यान रखिएगा सर, अगर डीवीआर वाले शेयर नहीं है तो हम देखेंगे 51% की पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया, अगर डीवीआर वाले शेयर इशूड हैं तो हम देखेंगे 51% की टोटल वोटिंग पावर का क्राइटेरिया। तो दिस इज वन गुड चेंज। एंड नेक्स्ट हमारा चेंज आया सेक्शन नंबर 4 विच यूज्ड टू डील विद मेमोरेंडम। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेक्शन 4 में क्या चेंज आया सर, तो सेक्शन 41A वो कह रहा है सर इस सेक्शन के अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए आप ये वाले वर्ड्स कर दीजिएगा ऑमिट, दैट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो एक बार सेक्शन 4 देख लेते हैं, आपको जल्दी अमेंडमेंट समझ में आ जाएगी। चलिए, तो आपका सेक्शन 4 आया था, तो गवर्नमेंट कंपनी की एग्जाम्पशन कह रहे हैं सर सेक्शन 41A में सिर्फ एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए आप इन वर्ड्स को कर दीजिएगा ऑमिट। तो ये वाले वर्ड्स आप कर दीजिए ऑमिट। कहने का मतलब क्या है सर, एक गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा किस वर्ड से ऐड होगा, लिमिटेड। तो अगर एक गवर्नमेंट कंपनी बाय नेचर प्राइवेट ही क्यों ना हो, फिर भी उसका नाम किस वर्ड से ऐड किया जाएगा, लिमिटेड से। तो एक छोटा सा चेंज आया कि गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा वर्ड लिमिटेड से ऐड होगा, चाहे वो बाय नेचर प्राइवेट हो, चाहे वो बाय नेचर पब्लिक हो। तो ये दो अमेंडमेंट्स मैं कहूंगा आई आपकी गवर्नमेंट कंपनी के लिए। इसमें ये पहली वाली एग्जाम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगली अमेंडमेंट पे सर अगर हम आए तो अगली ये सर जो 2 अमेंडमेंट्स आप देख रहे हैं सर, इनको आपने अलग से हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि सर ये है 2 सर्कुलर। एक है आपका सर्कुलर डेटेड मार्च 30, 2020,
और एक सर्कुलर आपका 8 अप्रैल और 13 अप्रैल, ये 2 डेट्स को मिलाकर के एक सर्कुलर आया था। ये जो पहला सर्कुलर है आपकी कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम से जुड़ा हुआ है, दैट इज कंपनी को एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एक स्कीम लाई गई थी। और ये जो दूसरा सर्कुलर है वो कोविड 19 की सिचुएशन में एक कंपनी ओआर या एसआर कैसे पास करे, क्योंकि कंपनी की मीटिंग्स तो हो ही नहीं सकती, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो इन द वेक ऑफ कोविड 19 कोई भी कंपनी ओआर या एसआर कैसे पास करेगी, उसके लिए एमसीए 2 सर्कुलर्स लेकर के आया था। तो पास्ट में इंस्टीट्यूट का एक रूल रहा है कि इस टाइप के जो वन टाइम सर्कुलर आते हैं, दैट इज जिनका कोई परमानेंट इंपैक्ट कंपनी लॉ पे नहीं होता, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आते हैं, वो आपके एग्जाम में जनरली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अभी तक हमारी नवंबर 20 अटेम्प्ट की आरटीपी नहीं आई है, एंड कब आएगी मुझे भी नहीं पता है। तो एज पर पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए मैं आपको यही कह सकता हूं कि ये 2 सर्कुलर आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, पर मैं इस चीज को भी गारंटी से नहीं कहूंगा। इन केस अगर इंस्टीट्यूट इन सर्कुलर्स को आपके सिलेबस में अप्लाई करवाता है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा और इन सर्कुलर्स को उस वीडियो में कवर करूंगा। बट अगर मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या कोई वीडियो ना आए तो आपको ये मान के चलना है कि ये सर्कुलर्स आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज, अगर मेरी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है या कोई वीडियो नहीं आ रही है तो आपको ये मान के चलना है ये वाले सर्कुलर्स आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ, कोविड 19 की सिचुएशन को देखते हुए अगर बाई चांस इंस्टीट्यूट ने सर्कुलर आपके नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल करवाए, बाई चांस अगर वो एप्लीकेबल होते हैं तो उस चीज के लिए आप टेंशन मत लेना, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसकी क्लैरिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। सर क्लैरिफिकेशन कहां प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वो टेलीग्राम चैनल फॉलो करिएगा, वहां पे मैं एक छोटी सी अपडेट डाल दूंगा एंड जो वीडियो आएगी वो आपकी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये सर्कुलर आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर भी अगर होते हैं आई विल कम आउट विद अ सेपरेट वीडियो। चलिए गाइस, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट हमारे डिस्कस होने रह गए हैं सर, बस 2 ही पॉइंट रह गए। हाँ जी, तो मैंने पहले ही कहा था आपके अमेंडमेंट्स बहुत ही कम है, तो आगे जो हम 2 ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं ये भी आपके डायरेक्टली रिलेटेड है कोविड 19 से। तो ये मेजर्स भी हमारी गवर्नमेंट ने लिए थे कोविड 19 की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। इसमें जो ये पहला मेजर आ रहा है ये भी एक सर्कुलर ही है, दैट इज 24 मार्च 2020 को एक सर्कुलर लाया गया था कोविड 19 से डील करने के लिए। तो ये इसके अंदर सर क्या हुआ है, इसके अंदर कुछ ऐसे मेजर्स आपको बताए गए हैं जो कंपनी लॉ के अंदर किए गए थे रिलैक्स्ड इन दी वेक ऑफ कोविड 19। तो इन मेजर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, जब ये सर्कुलर आया था इसमें सीए इंटर और सीए फाइनल से जुड़े हुए सेक्शंस की अमेंडमेंट्स थी, दैट इज इसमें जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो एक सीए इंटर प्लस सीए फाइनल के सिलेबस में जो सेक्शन है सबसे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो मैंने बेनिफिट्स आपके लिखे ऑब्वियसली सिर्फ सीए इंटर के सिलेबस वाले लिखे हैं, तो बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट है एग्जाम के लिए, आप बस ये 5 पॉइंट्स ब्रॉडली याद रखना, बहुत डिटेल में वर्ड बाय वर्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड 19 से फाइट करने के लिए कंपनीज एक्ट में क्या क्या मेजर्स लिए गए। तो सबसे पहला मेजर जो यहाँ पे लिया गया, क्या लिया गया सर, कि अगर कोई भी कंपनीज को दिया गया एक मॉरेटोरियम पीरियड, अगर कोई भी कंपनी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 इस पीरियड के दौरान कोई फाइलिंग करती है तो उस फाइलिंग पे एमसीए कोई भी एडिशनल फीस नहीं लेगा। रीजन बीइंग कंपनीज अभी वर्किंग नहीं थी, उनके एम्प्लॉइज नहीं आ रहे थे, तो उन्हें एक मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया कि कंपनीज अगर आप 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में कोई फाइलिंग कर रहे हैं वहां पे कोई एडिशनल फीस अप्लाई नहीं करेगी। अब सर ये फाइलिंग कैसे होंगी, फीस कैसे कंप्यूट की जाएगी, किन किन चीजों पे अप्लाई करेगी, तो इसके लिए एमसीए ने कहा था कि हम एक सेपरेटली अलग सर्कुलर लेकर के आएंगे। तो 24 मार्च को ये सर्कुलर आया था और एमसीए ने कहा था हम एक मॉरेटोरियम पीरियड लेकर के आ रहे हैं, और ये काम कैसे करेगा इसके लिए हम एक अलग सर्कुलर लेकर के आएंगे, और एमसीए एक अलग सर्कुलर लेकर भी आया। एंड वो सर्कुलर कौन सा था सर, 30 मार्च 2020 को, ये कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। तो एक कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, शॉर्ट में इसे सीएफएसएस बोला जा रहा है, काफी फेमस ये स्कीम हुई। ये एक स्कीम आई थी कोविड 19 से डील करने के लिए कि कंपनीज आप इस मॉरेटोरियम के दौरान फाइलिंग कर सकते हैं। काफी बड़ा ये सर्कुलर है, 8-10 पेजेस में लगभग रन करता है आपका, जहां पे आपको पूरा बताया गया है कि कौन कौन से फॉर्म्स पे अप्लाई करेगा, कैसे कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये स्कीम आपकी पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर 1% अप्लाई हुई तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। तो एक छोटा सा चेंज है, बस आप पेपर के लिए इतना ध्यान रखना कि एक कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम करके एक स्कीम लाई गई कोविड 19 से डील करने के लिए। दूसरा एक छोटा सा चेंज जो आया, तो सर इस पे भी बच्चों की कुछ क्वेरीज आई। तो सर जो हमारा कंपनीज ऑडिट, जो हमारा ऑडिट का चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10, जहां पे हम कारों के बारे में पढ़ते हैं, तो इस साल एक बहुत बड़ा चेंज क्या है सर, कारों को पूरी तरह कर दिया गया है रिवाइज। तो अब आपका कारो 2020 आ चुका है, दैट इज पुराने कारों को हटा दिया गया है और कारो 2020 आ गया है। इसे हम लॉ के क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं बिकॉज ये आपका ऑडिट के सिलेबस का पार्ट है, पर हाँ कारो 2020 हमारा आ गया है। और जब ये कारो 2020 आया, इसे हमारी सरकार ने अप्लाई कर दिया था
कौन से साल के ऊपर सर? तो हमारी गवर्नमेंट ने इसे अप्लाई कर दिया था फाइनेंशियल ईयर 19-20 ओरिजिनली, दैट इज ओरिजिनली FY 19-20 के लिए कारो 2020 को अप्लाई कर दिया गया था। पर जैसे ही कारो अप्लाई किया गया, बाद में मार्च में हमारा लॉकडाउन हो गया और सरकार को रियलाइज हुआ कि कंपनीज के लिए थोड़ा सा जल्दी हो गया है, तो उन्होंने इस सर्कुलर के जरिए इस कारो की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया FY 2021 के लिए। दैट इज ये एक और बेनिफिट कोविड 19 के लिए दिया गया कि जो कारो 2020 था उसकी एप्लीकेबिलिटी को एक साल के डेफर कर दिया गया है FY 2021। तो अब जो आपकी कारो की रिपोर्टिंग होगी वो इस साल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होनी स्टार्ट हो जाएगी। सर क्या कारो 2020 हमारा नवंबर 20 के सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है? तो जैसे मैंने कहा कि लॉ के पेपर में वैसे आपका कारो नहीं आएगा, बट क्या ऑडिट के पेपर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। बाकी जो भी आपके ऑडिट के टीचर्स हैं वो आपको डिटेल में बता देंगे, पर नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए आपका कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस इज द सेकंड चेंज। थर्ड चेंज आया सर आपका डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। तो जब हम सेक्शन 73 में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाते थे 20% का, तो पहले वो आपको कब तक बनाना रहता था? वो आपको 30 अप्रैल तक बनाना होता था, पर उसकी भी टाइमलाइन को बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून। एंड लाइकवाइज जो आप डिबेंचर्स के चैप्टर में DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट या सिंकिंग फंड बनाते थे 15% का, उसकी भी लास्ट डेट क्या थी? 30 अप्रैल। उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा बेनिफिट आपको दे रही है कि 30 अप्रैल की बजाय आप ये दोनों रिजर्व्स एंड फंड्स 30 जून तक मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज में ये बताना चाहूंगा कि इस 30 जून वाली टाइमलाइन को भी बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था। दैट इज बाद में MC एक सर्कुलर लेकर के आया था, पर वो सर्कुलर आपका अप्रैल के बाद आया था और इस 30 जून की टाइमलाइन को भी फर्दर प्रैक्टिकली बढ़ा दिया गया है। पर हमारे पेपर के लिए वो बात एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वो क्लैरिफिकेशन हमारा अप्रैल के बाद आया था। तो आपको पेपर के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि 30 जून तक आप ये DRR या DRI मेंटेन कर सकते हैं। एंड लास्टली सर एक और छोटा सा चेंज आया आपका सेक्शन 10A। एक नया सेक्शन था जो कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें सर हम किस चीज की फाइलिंग करते थे? तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की एक छोटी सी फाइलिंग होती थी कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 180 डेज कंपनी का एक डायरेक्टर एक फाइलिंग करके क्या बताएगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है उन्होंने अपना शेयर का पैसा पे कर दिया है। तो किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही 180 दिन के अंदर अंदर एक डायरेक्टर फाइलिंग करके बताता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने सारा पैसा पे कर दिया है, और वो फाइलिंग होने के बाद ही एक कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है या कोई बोरोइंग कर सकती है। तो सर यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे 180 डेज के टाइम को बढ़ाकर 180 डेज से फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट इज आपको एक एडिशनल पीरियड ऑफ 180 डेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपका टोटल टाइमलाइन यहाँ पे 360 डेज का हो गया है। तो कोविड 19 को फाइट करने के लिए फॉर द टाइमिंग इस 180 डेज की टाइमलाइन को बढ़ा के किया गया है 180 डेज। तो 180 डेज को फर्दर बढ़ा दिया गया आपका 180 डेज से। तो ये 5 छोटे से मैं मेजर्स कहूंगा, क्वाइट इंपॉर्टेंट वंस, जो कोविड 19 से फाइट करने के लिए MC एंड अदर कंपनीज एक्ट लिए हैं। एंड सर लास्ट अमेंडमेंट आज की, दैट इज कुछ क्लैरिफिकेशन आई है रिगार्डिंग CSR। तो CSR के लिए हम पहली एक चीज पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर आपने कोविड 19 से जुड़ा हुआ कोई खर्चा किया है तो वो आपका CSR के अंदर हो जाएगा एलिजिबल। पर उस बात को फर्दर कुछ क्लैरिफाई करते हुए, कुछ क्लैरिफिकेशंस लेते हुए 10 अप्रैल को एक सर्कुलर आया था जहां पे MCA ने क्लैरिफाई किया कि कोविड 19 से जुड़े हुए कौन से खर्चे आपके CSR में काउंट हो सकते हैं, कौन से नहीं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक सर्कुलर आया, और यहाँ पे आपको पूरा सर्कुलर वर्ड बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे आपके लिए चीजें रेड में हाईलाइट कर रखी हैं, बस आप उतना ही ध्यान रखिएगा। तो एक बार इसको फटाफट कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात सर, अगर किसी कंपनी ने PM केयर्स फंड में कोई डोनेशन दी, प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड में, ये कोविड 19 के लिए एक फंड बनाया गया था, अगर किसी कंपनी ने इसमें डोनेशन दी है, क्या वो CSR के खर्चे की तरह काउंट होगा? तो द आंसर इज यस। पर सर अगर किसी कंपनी ने चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड में डोनेशन दी, फॉर एग्जांपल एक तो हमारा सेंटर में PM मोदी जी ने फंड बनाया था PM केयर्स फंड, लाइकवाइज अगर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कोई फंड बनाया था कोविड 19 का, अगर कोई कंपनी उसमें डोनेशन देती है तो आपका CSR के लिए काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो PM केयर्स फंड आपका कोविड 19 के CSR के लिए क्वालिफाई होता है, बट आपका चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CSR के खर्चे के लिए क्वालिफाई नहीं होता। तीसरी चीज सर, अगर किसी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को, तो स्टेट्स के अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है, अगर कंपनी आप उसे डोनेशन दे रहे हो वो आपके CSR के खर्चे की तरह क्वालिफाई माना जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है सर, अगर कंपनी आपने कोविड 19 से रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर कोई खर्चा किया, फॉर एग्जांपल कंपनी ने फ्री मास्क बांटे, फ्री सैनिटाइजर्स दिए लोगों को, इस टाइप से आपने कोई खर्चा किया कोविड 19 को फाइट करने के लिए, तो क्या वो CSR के अंदर क्वालिफाई होगा? बिल्कुल। ये चीज पीछे भी क्लैरिफाई हो चुकी थी, यहाँ पे भी क्लैरिफाई की गई कि कोविड 19 से टैकल करने के लिए कंपनी आपने कोई डायरेक्ट मेजर लिया वो आपका बिल्कुल CSR में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आया सर, पेमेंट ऑफ सैलरी और वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो
तो सर जितने टाइम के लिए कंपनीज लॉकडाउन में रही, फॉर एग्जांपल मारुति लॉकडाउन में रही आपकी मार्च अप्रैल के अंदर, तो अगर मारुति ने अपने एम्प्लॉइज को उस लॉकडाउन पीरियड में सैलरी पे करी थी, दैट इज उनकी सैलरी बनती थी, मारुति ने वो सैलरी पे करी इवन दो मारुति वाज लॉकडाउन, तो क्या वो सैलरी सीएसआर के खर्चे में काउंट होगी? तो उस पर एमसीए ने क्लैरिफाई किया नहीं। रीजन बीइंग वो सैलरी देना आपका लीगल एज वेल एज मॉरल ऑब्लिगेशन है कंपनी, तो वो आपका सीएसआर के खर्चे के टुवर्ड्स काउंट नहीं किया जाएगा। पर फिर सवाल उठा सर, अगर मारुति के अंदर कोई कैजुअल या डेली वेज वर्कर है, दैट इज जो डेली बेसिस पर आता था, काम करके चला जाता था, अगर मारुति ने उससे लॉकडाउन पीरियड के दौरान सैलरी दी, तो क्या वो कोविड-19 या सीएसआर के टुवर्ड्स काउंट होगा? तो एमसीए ने कहा नहीं। अगर आप डेली वेजेस वर्कर को भी सैलरी दे रहे हो मारुति, तो वो भी आपकी लीगल या एज वेल एज मोरल ऑब्लिगेशन, आई वुड से, लीगल ऑब्लिगेशन तो शायद ना बने, पर मोरल ऑब्लिगेशन वो जरूर बनता है, तो आपका सीएसआर के खर्चे के टुवर्ड्स काउंट नहीं होगा। दैट इज अगर एक डेली वेज वर्कर है, जैसे सपोज कंपनी 1000 रुपीज पर डे पे करती है, और कंपनी 10 दिन के लिए सपोज लॉकडाउन में रही, तो इस 10 दिनों के दौरान अगर कंपनी ने 1000 रुपीज ही पर डे उस वर्कर को पे किया है, तो वो आपका सीएसआर के खर्चे में काउंट नहीं होगा। पर हाँ, जाते जाते एक छोटा सा बेनिफिट एमसीए ने दिया, और एमसीए ने क्या क्लैरिफाई किया सर, अगर आपने अपने कैजुअल या डेली वेज वर्कर्स को कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट की है। सर एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होती है? एक्स ग्रेशिया पेमेंट एक ऐसी पेमेंट जो आउट ऑफ फेवर की जाती है, जो मोरली या जो लीगली आपके लिए बाउंडिंग नहीं होती है। तो वो लीगली बाइंडिंग आपके लिए नहीं है, पर आउट ऑफ अपनी क्यूरोसिटी आप जनरस है, उस वजह से आप पे कर रहे हैं किसी को आउट ऑफ फेवर। तो अगर कंपनी ने अपने डेली या कैजुअल वर्कर्स को एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट करी कोविड-19 से फाइट करने के लिए, दैट इज सपोज सर एक डेली वेज वर्कर था जिसको 1000 रुपए पर डे मिलते थे, तो 1000 रुपए अगर कंपनी ने दिए थे, वो आपका सीएसआर में काउंट नहीं होता था। पर अगर कंपनी ने उसे सपोज 5000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे लॉकडाउन के पीरियड में, ये बोलते हुए कि ये पैसा हम तुम्हें क्यों दे रहे हैं, ताकि आप कोविड-19 से जुड़े हुए मेजर्स ले पाओ, कोविड-19 से फाइट कर पाओ, तो अगर कंपनी ने ऐसी वन टाइम एक्स ग्रेशिया पेमेंट करी है, तो एमसीए ने कहा सर एज अ वन टाइम मेजर हम इससे कोविड-19 के खर्चे को सीएसआर में काउंट कर लेंगे। तो अगर आपने अपने डेली वेज वर्कर्स को कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट करी है फॉर फाइटिंग कोविड-19, तो कंपनी उसे सीएसआर के खर्चे के टुवर्ड्स एज अ वन टाइम बेनिफिट, वन टाइम एक्सेप्शन काउंट किया जाएगा। बस यहाँ पे दो कंडीशंस क्या है कि इसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, दैट इज डायरेक्टर्स कहेंगे हाँ जी हमने ये वाला एक्स ग्रेशिया पेमेंट अपने वर्कर्स को किया कोविड-19 के लिए, और उसके लिए आपको अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी एक सर्टिफिकेट लेना रहेगा। तो बिल्कुल ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट काउंट हो सकती है, इसके लिए आपको अपने बोर्ड से डिक्लेरेशन प्लस ऑडिटर का लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो कोविड-19 से जुड़े हुए खर्चों पे एमसीए ने कुछ बातें क्लैरिफाई करी, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 20, आई वुड से। सर ऑल अबाउट नवंबर 20 मतलब अदर लॉ में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है? तो नहीं, आपकी अदर लॉ में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, तो दीज आर ऑल द अमेंडमेंट्स दैट वी हैड टू कवर फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट। तो बार बार मुझे क्वेरीज आ रही थी, एंड एज यू कैन सी अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी लेस, आपकी शायद 15 से 20 मिनट में सारी अमेंडमेंट्स फटाफट रिवाइज भी हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रिगार्डिंग दीज टू अमेंडमेंट्स, अगर बाई चांस आरटीपी से ये दो सर्कुलर्स आपकी अमेंडमेंट्स में कवर किए जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं, फिर भी अगर हुए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। रेस्ट अगर मेरे से बाई चांस कोई अमेंडमेंट और मिस हो गई होगी, मैंने सारी अमेंडमेंट्स अपनी तरफ से करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई एडिशनल अमेंडमेंट है इन दो सर्कुलर्स के अलावा, तो वो भी मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो से या अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू बताऊंगा। पर अगर मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन ना आए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या वीडियो नवंबर 20 के लिए अलग से नहीं आता है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर अमेंडमेंट्स। तो इससे ज्यादा अमेंडमेंट्स हमारे सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट्स क्लास फॉर नवंबर 2020। तो सीए इंटर की हमारी अमेंडमेंट क्लास पूरी हुई। सर आप वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ कह रहे थे, एक चौथा पॉइंट भी था। हाँ जी, था तो सही, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हमने वीडियो स्टार्ट करी, हमने कहा था हम प्राइमरली 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो एक चौथा पॉइंट था एक इंडिविजुअलाइज्ड लॉ एग्जाम को फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। सर व्हाट इज दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंडिविजुअलाइज्ड लॉ एग्जाम या आईएलई? तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो मैं आप सबके लिए लेना चाह रहा हूं। आप मुझे बताइएगा क्या ये इनिशिएटिव सही है या नहीं, और क्या हमें ये चीज प्लान करनी चाहिए या नहीं। तो जैसे ही हमारा जुलाई अटेम्प्ट नवंबर के लिए मर्ज हुआ, कुछ बच्चों की माइंड में एक टेंशन क्रिएट हुई सर कि नवंबर 20 अटेम्प्ट में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नवंबर में जो बच्चा पेपर दे रहा था वो तो देगा ही, पर जुलाई वाले सारे बच्चे भी नवंबर में पेपर देंगे। तो पहली बात, इस कंपटीशन से डर के आपको अपना अटेम्प्ट बिल्कुल भी डेफर नहीं करना है। मुझे एक्चुअली में क्वेरीज आई थी जहां पे बच्चे कह रहे थे सर क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है तो मैं अपना अटेम्प्ट डेफर कर दूं, तो बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन से डर के आप अपना अटेम्प्ट डेफर नहीं करेंगे।
वो चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपकी फाइट खुद से है। आप अपनी तैयारी पूरी करके नवंबर में पेपर दीजिए, आप बिल्कुल सेल थ्रू करेंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप बिल्कुल सेल थ्रू करेंगे। पर क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा चीज प्लान करें। तो मैं इंडिविजुअलाइज लॉ एग्जाम को प्लान करने वाला हूं। इसमें सर एग्जैक्टली होने क्या वाला है, तो सर जैसा हमारा लॉ का पेपर है, तो लॉ के पेपर में आज भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं पेपर लिखने में। दैट इज कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में फियर रहता है कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए, एंड कई बार पेपर आते हुए भी बच्चा टाइम बाउंड मैनर में उस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो उस चीज को ही ध्यान रखते हुए मैं इंडिविजुअलाइज लॉ एग्जाम लाने की सोच रहा हूं। इसमें सर एग्जैक्टली होगा क्या, इसमें सर स्टूडेंट्स को एक लॉ मॉक एग्जाम दिया जाएगा जो मैंने खुद ड्राफ्ट किया है। तो पास्ट एग्जामिनर्स के सारे फेवरेट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक मॉक एग्जाम प्रिपेयर करने का सोचा है। ऑब्वियसली वो मॉक एग्जाम आपका ICAI पैटर्न पे ही बेस्ड होगा। उसमें आपको MCQs भी मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड MCQ भी मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होंगे। तो वो आपका 100 मार्क्स का एक लॉ मॉक एग्जाम में कंडक्ट करने की सोच रहा हूं। तो सर इसमें स्पेशल क्या है, मतलब तो यहाँ पे जो एडिशनल चीज मैं करने की सोच रहा हूं, अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो इसमें आप अपनी बकायदा फ्रेम्ड आंसर शीट जो होगी वो स्कैन करके मुझे सेंड करेंगे, एंड मैं पर्सनली उस पर टाइम डिवोट करते हुए उस आंसर शीट को चेक करूंगा। दैट इज जो भी आप आंसर शीट मुझे भेजेंगे उसे मैं पर्सनली चेक करूंगा। आपको 3 घंटे का टाइम बकायदा दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको ये मॉक एग्जाम कंडक्ट करना है, एंड आपको एग्जाम क्रैक करके मुझे सेंड करना है। एंड मैं पर्सनली सोच रहा हूं कि इस आंसर शीट पे मैं टाइम लगाऊं, एंड जो जो आपके वीक एरियाज हैं, जो जो आपके वर्किंग एरियाज हैं आई वुड से, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करूं, ताकि वो मिस्टेक आप एग्जाम में ना करें। तो यहाँ पे 2 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 3 घंटे के अंदर आपका लॉ का पेपर क्रैक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपनी स्पीड पे काम करने की जरूरत है। प्लस आपके पेपर में वर्किंग एरियाज कौन से हैं, वो कौन से एरियाज है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये एक चीज या एक कोशिश मैं इस अटेम्प्ट से करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पोल टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट किया हुआ है। उस पर ऑलरेडी मुझे लगभग 1200 वोट्स आ चुके हैं, जिसमें अराउंड 90% प्लस स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है बिल्कुल सर आप ये एग्जाम कंडक्ट करिए। फिर भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहूंगा कि इस पोल पे जाके आप भी प्लीज वोट करें। इस पोल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उस पोल पे पहुंच जाएंगे। तो उस पोल पे जाके प्लीज एक वोट जरूर करिएगा, ताकि मुझे एक आइडिया लग पाए कि मुझे लॉ मॉक एग्जाम कंडक्ट करना है या नहीं। बट रीजन बीइंग कि यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट लगने वाला है। एक पेपर को चेक करने में मुझे बहुत सिग्निफिकेंट टाइम लगेगा, प्लस ये पेपर बनाने में भी लगेगा। तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखने वाले हैं, यहाँ पे हम रखेंगे कुछ चार्जेस। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे मॉक एग्जाम्स देने हैं, तो मैंने लास्ट मंथ जुलाई अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए वुड से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी चैप्टर वाइज, वो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री वाली एग्जाम या टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। बट यहाँ पे जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है कि यहाँ पे मैं आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करूंगा। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसे लॉ के पेपर को लिखने में दिक्कत आती है, वो अपना वीक एरिया ढूंढना चाहता है, तो आप ये वाला मॉक एग्जाम दे सकते हैं। तो प्लीज इस पोल पे जरूर जाएं, अपना वोट देके मुझे एक आइडिया दें कि ये वाला मॉक एग्जाम हमें कंडक्ट करना चाहिए या नहीं। जैसे भी वोट्स आएंगे उसके बेसिस पे हम जैसा भी डिसीजन लेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो के साथ आऊंगा, एंड उस पर आपको इस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल दूंगा कि हम ये एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे आप अपनी आंसर शीट्स भेजेंगे, एवरीथिंग आई विल डिटेल यू इन दैट वीडियो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एज ऑलवेज आई से, एंड अपनी तैयारी पूरी रखिए। आई नो लॉकडाउन के पीरियड में कंटिन्यूसली पढ़ना थोड़ा सा कई बार लथार्जिक हो जाता है, पर आपको बिल्कुल भी लथार्जिक नहीं होना है। आपके पास बस अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने बचे हैं। तो आपने पास में जितनी भी मेहनत करी हो उसको ध्यान रखना, और इस 3 महीने को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर।